नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका 6 नंबर क्लास में। जो आपकी यूपीपीसीएल TG2 या लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वही है, यानी एक पूरी की पूरी बुक सोल्व करवाई जाएगी जिसके अंदर हर चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, और ये एक प्रकार का क्रेश कोर्स है जिस प्रकार से इसके अंदर आपको स्पीड से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसका सोल्यूशन बताएगा और थोड़ा बहुत आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पीड से चलेंगे भी, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें, और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको पता भी है ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100 महत्वपूर्ण लगभग क्वेश्चन रहेंगे। ऐसी थ्योरी के क्वेश्चन है, सारे क्लियर कर देता हूँ भी, मेरे को देखना ही नहीं था जी। ठीक है, और 100 में से अगर 90 लगभग 90% आपका रिजल्ट रहता है इसके अंदर, तो ये मान लेना आपका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। सारे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे जितने भी हैं, बच्चे का मतलब स्टूडेंट है जितने भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं है ब्याह सर जी आपसे तो हम बड़े हैं, उम्र भी बड़ी है जी। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया है, बच्चे कैसे कह दिया, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। बच्चे का मतलब होता है स्टूडेंट है, यहाँ पे है स्टूडेंट है सारे के सारे जितने भी हैं, और बढ़िया तरीके से, हो सकता है मेरे से ज़्यादा उम्र भी हो आपकी, लेकिन जिस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, ज्ञान की प्राप्ति करें। जितनी भी चीज़ें होगी अच्छी तरीके से आपको समझाई जाएगी। और नोट्स आपको अगर प्राप्त करने हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो आप। इस नंबर पे मैसेज करने पे 101 का आपको दान करना है। दान पेटी में जैसे ही डालोगे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने नहीं बनाए ये क्लास नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्लास नोट्स हैं जिसके पास नहीं है। ठीक है, यानी ये क्लास नोट जैसे आपने अभी भी थोड़े दिन पहले पेपर दिया है, 1-2 दिन पहले पेपर दिया होगा, उसके अंदर आपको पता भी चला होगा भी पेपर के पास नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बुकें नहीं पढ़ी जाती 5-7 दिन लास्ट में, तब नोट्स ही काम आते हैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको एक बार पहले पढ़ा होता है तो 2-3 बार जब रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत बेसिक आ जाते हैं तो 100% ठीक हो जाते हैं। और बेसिक नहीं करते, जो ये कहते होते हैं अच्छा सस्सी तो ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है जी, ठीक है ना, उनके लिए ये जवाब है। क्या पूछा था, ठीक है ना, क्या पूछा था पेपर में, बेसिक ही था ना सारा कुछ। तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, हमें सिर्फ तैयार होना है भी, कहीं से कुछ भी आ जाए यहाँ पर तोड़ देंगे मरोड़ देंगे उसको। सारी चीज़ें पढ़ लो, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर नोट से लेना चाहते हो तो नोट से ले लीजिएगा, और नहीं लेना चाहते, आपका मन नहीं है, तो किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती तो होती नहीं है। ठीक है, जो लेगा बढ़िया है, नहीं लेगा तो भी बढ़िया है। वो तो आपको अच्छा लगे भी, आप हमें तो सिलेक्शन चाहिए जी कैसे भी हो जाए, तो फिर तो लेने में फ़ायदा ही है। ठीक है, अगर आपने किसी के नोट्स ले रखे हैं पहले और आपको वो बढ़िया लगते हैं, फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नोट्स ही काम आते हैं एग्ज़ाम के समय, ये बात मैं आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब पेपर दे के आए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे पेपर दे के आए हैं, और पेपर में उन्हें एहसास भी हुआ है। ठीक है ना, एहसास हुआ है। क्या बोले जी, ये सौदा है, हमें तो पता था। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स अपने ही काम आते हैं एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, और जो आपने पढ़ा है उसी क्लास के आपको नोट्स मिल जाएँ तो बुआरे न्यारे हो जाते हैं, तो लेना हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं है, हैं। जिसको सिलेक्शन चाहिए, जो भी कई हुई बातों पे विश्वास करता है, सारी चीज़ें पढ़ता है, उसी प्रकार से तैयारी करता है। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप डी के लिए आप वीडियो बनाई थी भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, विकेडी कैंपस की बुक ले लेना, इंग्लिश सारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, साइंस का ये पढ़ लेना, सारी आपकी लगभग उसी में से साइंस आई थी। ठीक, लेकिन वो विश्वास नहीं होता तो फिर वो स्टूडेंट चाहे कहीं पे भी कैसे भी पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विश्वास करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो, फिर कह देना सर आप आपके कहे हुए हिसाब से हम चले थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हम जिम्मेवार हो सकते हैं कि किसी न किसी आपने सारी चीज़ें अपनाई है तो। ठीक है, सारी जितने भी थ्योरी देख लीजिएगा, सारी रिवीजन करिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि आपके लिए ये सोच के भी, अब पेपर तो हो चुका है। ठीक है, आपका ध्यान किधर खींचेगा, टेक्निकल पोस्ट की तरफ। और टेक्निकल पोस्ट की तरफ जब ध्यान जाता है और इसकी एग्ज़ाम डेट अब नज़दीक है, तो उसके हिसाब से आप इस पर पूरा ध्यान दोगे। तो घर पे था मैं 5-6 दिन, मैंने सोचा कम से कम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए, तो अपने घर पे बैठ गया। यानी जो आपका गोल्डन टाइम हमारा होता है घर पे, तो देखो टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकाल के फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये आपके लिए भी है। ठीक है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगे तो कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हम निकाल सकते तो 10 सेकंड आप भी निकाल सकते हो कमेंट करने में, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है एक एक लाइक और एक एक कमेंट से।
प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और वोल्टता किसी भी पल अगर बदल जाती है तो उस पल पे मापी गई वोल्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है, तत्कालीन, यानी उसी समय इंस्टेंट मापी गई वैल्यू जो है वो क्या माप कहलाती है, तत्कालीन माप। अगर शिखर मान यानी अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर मान क्या होता है आगे डिस्कस कर लेंगे, औसत मान क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। प्राय सभी विद्युत मापक किस पे काम करते हैं, तो सभी प्राय विद्युत मापक आरएमएस वैल्यू पे काम करते हैं। और गणनाओं के अंदर एसी का कौन सा मान लिया जाता है, तो गणना जब की जाती है तब औसत मान लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एवरेज वैल्यू ली जाती है। प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, तो आरएमएस मान और एवरेज मान है, आरएमएस बटे एवरेज वैल्यू जो है उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.11। ठीक, दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में सारे अपना नोट करें और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो नोट जरूर करें भाई। इतने क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन का पता ही चल जाएगा भाई इतने क्वेश्चन करवाए गए हैं और इसमें से इतने गलत हो गए, कितना % बनता है और वो ध्यान दें। अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन दोबारा इस चैप्टर को रिवीजन करें, अपने नोट्स से करें चाहे बुक से करें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। नोट्स से करोगे तो और बढ़िया रहेगा। दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री है। दो जब 90 डिग्री का अंतर होता है तो उनको क्वाड्रेचर राशि कहते हैं। 180 डिग्री का अंतर होता है तो उसे एंटी फेज कहते हैं। 0 डिग्री का अंतर होता है तो इन फेज कहते हैं। 0 डिग्री से थोड़ा बहुत भी ऊपर अंतर है तो उसको आउट ऑफ फेज कहते हैं। भी कितना भी अंतर हो आउट ऑफ फेज कहते हैं। सुन लो, सारी बातें सुनने हो गए। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर पान पे पहुंचे, यानी जो बाद में पहुंचेगी वो लेगिंग कहलाएगी और आगे जो पहुंचती है वो लीडिंग कहलाती है। यानी लीड कर गया, लेग कर गया, लेग का मतलब पीछे रह गई, यानी टांग खींच ली किसी ने, तो पीछे रहने वाली को लेगिंग राशि कहा जाता है, आगे जाने वाली को लीडिंग राशि कहा जाता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या होता है, 3 बात बताऊंगा, ध्यान से सुन लो भाई। शुद्ध प्रत्यारोधी परिपथ में विद्युत धारा का और वोल्टता जो होती है ना वो क्या होती है, इन फेज होती है। क्या होती है, इन फेज होती है, ठीक है। और शुद्ध प्रेरकीय कह दे या शुद्ध संध्यारित्रीय कह दे तो इनके अंदर क्या होती है, आउट ऑफ फेज होती है। आउट ऑफ फेज के अंदर अगर हम संध्यारित्र की बात करते हैं तो 90 डिग्री क्या करता है, संध्यारित्र में 90 डिग्री वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, यानी लीडिंग पावर फैक्टर होता है, 0 लीडिंग पावर फैक्टर। अगर हम बात वही करते हैं भी प्रेरक के अंदर तो 90 डिग्री करंट पीछे रह जाती है वोल्टेज से और वहाँ पर 0 डिग्री क्या होता है, प्रेरकीय, शुद्ध प्रेरकीय के अंदर 0 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध एक बोल दे प्रति जो आपका क्या बोलते हैं उसको, रिजोनेंस यानी अनुनादी परिपथ के अंदर भी क्या होती है, इन फेज होती है। क्या होती है, इन फेज होती है। और आप शुद्ध प्रतिरोधी होता है उसके अंदर भी क्या होती है, इन फेज होती है। और उनके अंदर क्या होती है, आउट ऑफ फेज होती है, प्रेरकीय हो या संधारित्रीय हो। श्रेणी में जुड़े इंडक्टर समतुल्य इंडक्टेंस कितना होता है, तो समतुल्य इंडक्टेंस कितना होगा, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही प्यारा सा आंसर। टोटल प्रेरक में ये फार्मूला लगाते हैं श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए कौन सा लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। बी ऑप्शन समांतर के लिए हो जाएगा और श्रेणी में जुड़ा है तो ए ऑप्शन हो जाता है। अगला है धारा प्रत्यावर्ती तब कहते हैं जब धारा का मान समय के साथ में बदलता है, समय के साथ में बदलता है और उसकी दिशा भी बदलती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दिशा जाता है और मान क्षण क्षण बाल पल पल मान बदलता रहता है। तो माप व दिशा दोनों बदलती है, ध्यान रखना, माप व दिशा क्या है, दोनों बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। धारा को डीसी कहा जाता है, डीसी धारा उसको कहा जाता है जिसका मान और दिशा नहीं बदलती समय के साथ में, तो उसे कहा जाता है। तो समय के साथ मान समान रहे या न बदले। हमारे देश में एसी उत्पन्न करना, यानी कितनी एसी उत्पन्न की जाती है, 50 हर्ट्ज की उत्पन्न की जाती है, माइनस और प्लस 3% हो सकता है, ठीक है ना, यानी 347 से लेकर कहे तो बस, ठीक है। मशीन की आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, तो मशीन की आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, ध्रुव के जोड़ों पे, ध्रुव के आकार पे, मशीन की रेटिंग पे, सप्लाई की प्रकृति पे, किसी पे निर्भर नहीं करती। मशीन की जो आवृत्ति होती है, ठीक है ना, मशीन की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, ध्रुव पेयर के अंदर पोल पेयर कितने हैं उस पर निर्भर करती है। वोल्टेज व धारा के बीच कोण, वोल्टेज व धारा के बीच में कोण को क्या कहते हैं, आप फेज अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। भी कितना अंतर है, कितना फेज डिस्प्लेसमेंट है, याद है क्या भी। अगर मैं कह दूं भी करंट है 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे है, ठीक है,
तो इसका फेज अंतर कितना है, तो 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप पढ़ा करो। ठीक है ना, यदि दो प्रत्यावर्ती, एक टेस्ट की तरह ये, ठीक है ना, टेस्ट की तरह, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिमाणों को क्या कहा जाता है। अगर दो के बीच में कोण है ना, तो कोण है उसको क्या कहा जाता है, आउट ऑफ फेज। अगर कोण नहीं है, मान लो 0 डिग्री, इन फेज कहा जाता है। आगे है लेगिंग कहा जाता है, आगे है उसे लीडिंग कहा जाता है, पीछे उसे लेगिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर 180 डिग्री का हो तो उसे एंटी फेज कहा जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में तो क्वाड्रेचर कहा जाता है। आरएमएस मान और औसत मान का जो होता है अनुपात है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अधिकतम मान और आरएमएस का जो होता है उसे हम पीक फैक्टर कहते हैं, यानी चरम गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकतम मान और आरएमएस मान का जो अनुपात होता है उसे पीक फैक्टर कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.4114 होती है और फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान किससे ज्ञात किया जा सकता है, नीचे क्या दिया हुआ, औसत मान हमें पता है तो आरएमएस मान ज्ञात करना है, तो इस पे आ जाओ। औसत मान हमें पता है, औसत मान हमें पता है, तो इसके बराबर क्या होता है, बोलो जी, आरएमएस बटे में औसत मान, तो ये होता है फॉर्म फैक्टर। क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। अगर औसत मान हमें पता है तो औसत मान को इससे गुणा करते हैं तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो फॉर्म फैक्टर को 1.11 से, यानी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1.11, और इसको इस वाले से गुणा कर दें आप, तो क्या कहलाएगा, गुणा में औसत मान। 1.11 गुणा में औसत मान तो बराबर आरएमएस वैल्यू आ जाती है। 1.11 गुणा में औसत मान तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू। तो ये हो जाएगा। अगर किया हुआ है तो समझ में आ रहा है, अगर आपने नहीं किया है, पहली बार कर रहे हो, ठीक है ना, थ्योरी पढ़ी नहीं है और उसके बाद ये पहले ही ये क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो आधा समझ में आएगा भाई। और थ्योरी पढ़ के ये क्वेश्चन लगाओगे तो 90% रिजल्ट रहेगा आपका। चक्कर का अधिकतम मान ज्ञात हो, यानी हमें पीक फैक्टर ज्ञात हो तो औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। तो पीक फैक्टर हमें ज्ञात होता है तो औसत मान हम किससे ज्ञात करते हैं, 0.6737 गुणा में मैक्सिमम मान से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो देख लो। ठीक है, 637 नहीं दिया हुआ, ये हो जाएगा आरएमएस। ठीक है, और ये पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा, पीक फैक्टर। ठीक है ना, यानी पीक वैल्यू आपसे पूछे तो अगर हमें पीक वैल्यू दी हुई, देखो यहाँ पर अधिकतम मान ज्ञात है, ठीक है ना, तो औसत मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा बी नंबर का। अगर हमें ये कह दे भी अधिकतम मान हमें ज्ञात है और हमें आरएमएस मान चाहिए, तब ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लो 0.707 गुणा में ये अच्छा, अगला दे ही रखा है क्या, आरएमएस अधिकतम मान ज्ञात है तो आरएमएस मान किससे ज्ञात करेंगे, बोलो जी, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो 0.707 गुणा में ई मैक्सिमम। ठीक है, बटे में अंडर रूट हो जाता है, अधिकतम मान तो आराम से यार निकल जाएगा। साइनोसॉइडल वेव के अंदर आई बराबर इतना है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 70 साइन 314 टी द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आवृत्ति इसकी कैलकुलेशन करने पर निकल के आएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, सीधा ही रट लो ये तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी आवृत्ति है उसकी, तो 50 हर्ट्ज। किसी विद्युत परिपथ जो है उसका शक्ति गुणांक और प्रतिबाधा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, पावर फैक्टर कोण और प्रतिबाधा मान जेड है, आर हमें ज्ञात करना है। तो हमें सबको पता होता है अभी कोस थीटा जो होता है वो बराबर होता है आर जेड के। ठीक है ना, आर बराबर जेड के, तो आर हमें पूछा है, जेड दिया हुआ है, तो कोस गुणा में जेड कर दें आप, यानी प्रतिबाधा इम्पीडेंस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आर की वैल्यू आ जाती है, यानी आर बराबर जेड कोस थीटा। यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, ठीक है, 15 ओम है, प्रतिबाधा 2 ओम है, 2 ओम है, 25 हो, तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 25 है, यहाँ पे ये 5 आगे चला गया। ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से निकलेगा, नहीं तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो ये देखो 15 ओम प्रति, हमें पता होता है जेड स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो ये दिया कि एक प्रतिघात पूछा है, ये तो पूछा है हमें। ठीक है, तो हम करेंगे जेड स्क्वायर, आर इधर जाके माइनस का हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर में
उसके। तो जेड कितना है, जेड कितना है 15, ठीक है, और ये कितना है 25, जेड 15 और ये 25, यानी 15 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर लिख लो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 माइनस में क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया 625, दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 400, ठीक है ना, माइनस का क्या आ जाएगा 400 बराबर में एक्स स्क्वायर। तो इसके ऐसे करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, दोनों का अंतर निकालोगे। वैसे ट्रिपलेट होता है जी, हमें पता है 15 20 25 का, कुछ ज्ञानी आदमी ये भी कमेंट कर देते हैं कई बार। आपको पता है भाई, आप बहुत जानकार हो यार, बहुत इंटेलिजेंट हो यार, चले किसको बताओ, ठीक है। तो अगला है ईएमएफ समीकरण जो है, ईएमएफ इक्वेशन जो है, ई बराबर 10√24 आपका है साइन ओमेगा टी। तो दिया गया, तो इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो आपको आंसर देना है। अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान यही होगा, इसको छोड़ दो आप, 10√24। प्रतिवर्ती धारा जो समीकरण है उसके अंदर ये दिया गया है भी, धारा समीकरण आई बराबर 35.36 साइन 628 टी। प्रभावी मान क्या होगा, प्रभावी का मतलब आरएमएस मान क्या होगा, तो इसका आरएमएस मान क्या होता है, तो आरएमएस मान क्या होगा 25 एम्पियर, क्या हो जाएगा 25, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, दोनों तीनों कैलकुलेशन मार लेना भाई, ठीक है। आई बराबर इतना दिया हुआ है, तो औसत मान पूछा है इसने, ठीक है ना, तो औसत मान पूछा है, तो इसका औसत मान आएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद 27 एम्पियर, ठीक है। आधे चक्कर में, ये लो जी, ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है। आधे चक्कर में धारा का मान निम्न है, तो औसत मान ही पूछेगा, क्योंकि पूरा चक्कर है ना, उसका औसत मान 0 आता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आधे चक्र का औसत मान ज्ञात करते हैं, तो इनको जोड़ के और उस संख्या से भाग दे देना है, ठीक है ना। तो इस संख्या से क्या दे देना, भाग दे देना। तो 2 5 10 10 20 20 और 10 30 30 और 16 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 चौक 48 12 1 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। भी कितनी संख्या है टोटल, और इनको ऊपर वाले को सबको जोड़ लेना है, यही होता है औसत मान। टोटल को जोड़ लो, टोटल को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, भाग दे देना है आपको टोटल संख्या से, ठीक है। तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 48 के लगभग ये बन रहा है, तो 4 पॉइंट कुछ ये दे रखा है क्या, 4 पॉइंट देख लो, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ज्वार जयावक्रिय सप्लाई का चर मान 100 वोल्ट है, तो चर मान का मतलब हो गया चरम मान, ऊपर का मान पीक वैल्यू। 100 वोल्ट है तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू इतनी, तो आरएमएस वैल्यू आपको पता होना चाहिए भी। आरएमएस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0.77 गुणा में पीक वैल्यू 100, तो ये जाएगी 70, ठीक है, 70.7 आ जाएगी। अगर 70.7 नहीं दिया हुआ तो दूसरा भी फार्मूला है अपने पास में, बोलो जी कैसे, क्योंकि 0.707 कहाँ से आया, बोलो जी हमने √2 से जब पीक वैल्यू को भाग दिया, तो 100 √2 भी इसका आंसर सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 100/√2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कैलकुलेशन वाला, क्योंकि हर वीडियो में एक छोड़ते हैं, तो और वो खतरनाक वाला ही छोड़ते हैं। तो ये 28 नंबर पढ़ लेना और इसका आंसर बता देना। 29 नंबर का बताइए आप, 2 प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े होते हैं, 2 प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं, तो किस विधि से जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, वेक्टर सम होते हैं। 2 प्रत्यावर्ती जब भी क्वांटिटी है आपके पास में, तो उसको जोड़ने के लिए, ठीक है ना, क्वांटिटी यानी इसमें परिमाण दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड को हम जोड़ते हैं तो किससे, सैदिश राशि जो होती है, ठीक है ना, सैदिश यानी वेक्टर सम से जोड़ते हैं आप, तो सैदिश यानी वेक्टर सम से, सीधा नहीं जोड़ सकते बीजगणितीय से।
30 का बताइए, कौन सा दिए गए आरेखों से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा सही है। ठीक है, और लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ना। पहला एसी को दर्शाता है, ये भी सही है। दूसरा भी एसी को दर्शाता है, ये भी सही है। तीसरा भी एसी को दर्शाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से दर्शाए गए, कोई चक्कर नहीं है। तो सभी आरेख किसको दर्शाते हैं, एसी को दर्शाते हैं। सभी आरेख किसको दर्शाते हैं, एसी को दर्शाते हैं। सभी डायग्राम आपके जो हैं एसी को दोबारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। किससे, एसी को किससे आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे साधारण युक्ति है घटाने बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मर। रेक्टिफायर के अंदर एसी को डीसी में बदला जाता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, कन्वर्टर क्या करता है, यही काम करता है। अब एक साथ में आपको कई क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कीजिए और आगे स्क्रॉल करके भागिए। शुद्ध प्रतिरोध शक्ति गुणांक क्या होता है? शुद्ध प्रतिरोधी है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई होता है, यूनिटी होता है। और अनुनादी का भी इकाई होता है। अगर शुद्ध प्रेरकीय दे देता, शुद्ध संधारित्रीय दे देता, उसका शून्य हो जाता। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध इंडक्टिव पूछ लिया, चलो उसका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। और शुद्ध कैपेसिटिव पूछ लिया, उसका भी क्या होता है, शून्य होता है। आरएलसी सर्किट में शक्ति गुणांक क्या होगा? अगर एल बड़ा है, देखो एल बड़ा है सी से, तो आपको पता है एल जब बड़ा है तो लेगिंग होगा। क्या होगा? लेगिंग होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेरकीय जब बात आएगी तब पश्चगामी। अगर सी बड़ा होता तो अग्रगामी हो जाता, क्योंकि इस इंडक्टर के अंदर करंट जो है वो आगे चली जाती है, वोल्टेज पीछे रह जाती है। तो करंट आगे गई तो अग्रगामी और पीछे रही तो पश्चगामी होता है। करंट से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो एल बड़ा है तो क्या होगा, पश्चगामी। ये देख लो। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होती है? शुद्ध इंडक्टिव में परिपथ में धारा, इंडक्टिव है, धारा पीछे रहेगी 90 डिग्री किससे, वोल्टेज से। तो 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है। 0 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर होता है शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के अंदर। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट है उसके अंदर क्या होता है, तो 90 डिग्री अग्रगामी धारा होती है। बी हो जाएगा। धारा क्या है, 90 डिग्री वोल्टेज से आगे है। शक्ति गुणांक बता दीजिए, तो R/Z होता है, सबको पता चल गया है। तो या क्या होता है, सक्रिय शक्ति और आपकी टोटल जो पावर है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति का भी R/Z या cos थीटा से भी लिखते हैं आप। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 39 नंबर का देखिए, कौन सा कथन सही है? W बराबर V बराबर गुणा I होता है, सही है। ठीक है, V गुणा I। तो ये किसके लिए पूछा है इसने? W बराबर VI होता है, ये भी सही है यार। WE ये नहीं है, किलोवाट साइन थीटा ये भी नहीं है। किलोवाट ये दोनों ही सही है। ठीक है ना, ये दोनों ही सही है। किलोवाट बराबर KVA गुणा कोस थीटा होता है, और ये किसके लिए होता है ये भी बता दीजिएगा आप कमेंट के अंदर। और W बराबर VI भी होता है, पावर किसका होता है, वाट बराबर VI। लेकिन इसने कहता AC के लिए कौन सा सही है, AC सर्किट के लिए कौन सा सही है, तब आप, क्योंकि इसमें आंसर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए, दोनों ही सही होने चाहिए। लेकिन इसने अगर ऐसा पूछ लिया होता भाई DC के लिए कौन सा सही है, तब A होता, और AC के लिए कौन सा सही है, फिर C होता। लेकिन AC DC दिया नहीं, तो मैं दोनों आंसर सही मानूंगा। ठीक है, DC परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है? अब देखो, DC परिपथ के लिए आपका कोस थीटा साइन थीटा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर कोई वैल्यू नहीं, तो W बराबर VI हो जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको। आवर्ती के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होता है? इंडक्टिव पूछा है तो 2πfL होता है। आवर्ती घटेगी बढ़ेगी तो ये घटेगा बढ़ेगा, तो घटने का पूछ रखा है तो घटेगा, अगर बढ़ने का पूछ रखा है तो बढ़ेगा। ठीक है ना, तो XL किसके बराबर होता है, 2πL के बराबर, तो घटने का पूछा है तो घटेगा। आवर्ती के बढ़ने से संध्यारित्रीय प्रतिघात क्या होता है? ठीक है ना, यानी XC क्या होता है? अगर XC की बात कर रहा है वो, तो XC क्या होता है, 1/2πf तो ये उल्टा होता है, उल्टा अनुपाती होता है। XC किसके, 1/f के। F अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर F घट रहा है तो ये बढ़ेगा, यानी उल्टा हो जाता है। तो इसने जो लिखा है उसका उल्टा उत्तर देना है। इसने क्या लिखा है, बढ़ने की बात की है तो उत्तर आ जाएगा घटेगा।
शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो जाए तो परिपथ की धारा क्या होगी? ठीक है, परिपथ की धारा क्या होगी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? भी धारा कौन घटा है? घटा कौन है? यानी जब इंडक्टिव परिपथ में आवर्ती आधी हुई तो एक्सल आधा हुआ, और एक्सल जब आधा हुआ, ठीक है ना, तो धारा कितनी हो गई? 2 गुणी हो गई। धारा कितनी होगी? 2 गुणी। ठीक है, अरे वो प्रतिरोध अगर आधा कर दिया आप तो धारा कितनी होगी? 2 गुना हो जाती है। तो वही सेम इसमें है। तो प्रतिघात क्या है? प्रतिरोध ही तो है। आवर्ती जब आधी होगी तो प्रतिघात आधा होगा। मान लो एसी के अंदर जब टोटल प्रतिरोध को हम प्रतिघात बोलते हैं, आधा होगा। प्रतिघात अगर आधा होगा तो धारा दुगनी होगी। ठीक है, 100 साइकिल पर सेकंड आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा का कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। आवृत्ति घटकर 50 साइकिल पर सेकंड हो जाती है तो रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस कितना होगा बताइए? तो नॉर्मल सी बात है भाई, रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? 100 से 50 हुआ ना, कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस द्वारा किया जाता है तो घटाकर, तो रिएक्टेंस कितना होगा? तो जितना होगा, मान लो आधी की है, ठीक है, आधा किया है तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 50 ओम। परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है? परिपथ का पावर फैक्टर जो होता है वो ये होता है R/Z। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए ना। 0.6 पावर फैक्टर पर पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 kV है तो परिपथ द्वारा ली गई किलोवाट में शक्ति कितनी है? यानी पावर फैक्टर इतना है और केवी इतना दिया है, तो 10 गुणा में 0.6 तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा में 0.6, 10 कट जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो क्या किलोवाट कितना होगा? 6 वाट होगा, क्योंकि यही होता है, आपको पता है। पावर पश्चगामी अग्रगामी का मतलब नहीं है यहाँ पे। पावर बराबर क्या होता है? जितना केवीए दिया है किलो वोल्ट एम्पियर गुणा में पावर फैक्टर यानी कोस थीटा जितना दिया हुआ है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.6। केवीए कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है ना, तो एसी में पावर यही होती है। एक्टिव पावर पूछा इसने। एसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 kVA है और रिएक्टिव शक्ति 12 kVA आ रहा है, तो परिपथ में वास्तविक शक्ति क्या है? तो वास्तविक शक्ति क्या है? 12 kVA और रिएक्टिव शक्ति 12 kVA आ रहा है, तो परिपथ में वास्तविक शक्ति क्या है? ठीक है, तो 8 हो जाएगी। kVA जब आभासी शक्ति में से क्या घटा दें? आभासी शक्ति से जब ये घटाएंगे तो बी, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? तो केवीआर होती है या वीएआर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, रिएक्टिव। आरएलसी सर्किट जो है, आरएलसी सर्किट प्रतिरोध 6 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस 16 ओम है। तो इम्पीडेंस कितना होगा? यानी इसने पूछा जेड कितना होगा अगर प्रतिरोध क्या है? आर कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस में क्या करना है? टोटल इनका स्क्वायर होता है 16 और 8, क्या होता है? 16 और माइनस में 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 36 और 64 100। 100 को जब अंडर रूट में करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब जिसने थ्योरी ढंग से नहीं की ना उसकी समझ में कमी आ रहा होगा सुद्धा। 0.5 हेनरी के इंडक्टेंस वाली कोयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो ये लगाओ भाई 0.05 हेनरी, तो निकाल लो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है ना, गुणा में क्या करना है? आवर्ती दी नहीं हुई है इसके अंदर। इंडक्टेंस वाली कोयल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा?
एक्सल तो ये होता है 5 0.5, फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई यार इसमें, तो कैलकुलेशन करके फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रख के देख लेना, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे एक क्वेश्चन के लिए। बोले जी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मुझे भी पता है, लेकिन कितने क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन कितने समझाए गए हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस होता है तब तो समझाए गए थे। 8 ओम प्रतिरोध है, 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कोयल 250 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज से जुड़ी है, तो कोयल का शक्ति गुणांक होगा, तो 8 प्रतिरोध है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कोयल 6 है, तो इसका क्या हो गया, इम्पीडेंस निकाल लो आप। 36 6 और 8 64, 36 64 यानी इम्पीडेंस आ जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा, 10 ओम। और प्रतिरोध बटे में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, तो प्रतिरोध बटे में 6 बटे क्या 8 बटे 10 आ गया, तो 4 5 4 बटे 5 और 5 0 5 8 40, ठीक है, तो 51 का क्या आ जाएगा बताइए, सी आ जाएगा, ठीक है ना, निकाल के देखना, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे आप तो हमारे पास जेड, पहले हमें जेड निकालना पड़ेगा, तो जेड आएगा अपना 10, ठीक है, भी 64 इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 64 100 का अंडर रूट करेंगे 10 अपने पास आ जाएगा। कोस थीटा क्या होता है, आर बटे जेड होता है, तो आर कितना है 8 है, जेड कितना है 10 है, तो इनको काट पीट के कर लेना 4 बटे 5, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 बटे 5 का 0.8 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा होगी, समांतर परिपथ में दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, I स्क्वायर प्लस में I स्क्वायर, यानी I दोनों का स्क्वायर कर लेंगे आप, स्क्वायर सदिश योग मतलब स्क्वायर करेंगे, सदिश योग तो ये होता है भाई टोटल I स्क्वायर बराबर में I स्क्वायर प्लस में I स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो आप कहोगे जी दोनों राशियों का वेक्टर सम होता है। शाखा इंडक्टेंस के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यानी जी के द्वारा किसको, यानी जी किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का उल्टा होता है, 1/जेड या 1/ओम, और इसकी राशि की इकाई क्या होती है आपको पता है, मो होती है, क्या होती है, मो होती है, तो 1/जेड आ जाएगा। शाखा का ससेप्टेंस जो है द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना, ससेप्टेंस जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, अनुकार्यता बोलते हैं इसको, है ना, अनुकार्यता। तो इसका क्या होता है भी, जो टोटल प्रतिघात है, प्रतिघात का उल्टा ससेप्टेंस होता है, क्या होता है, ससेप्टेंस होता है, ठीक है, तो प्रतिघात का उल्टा क्या हो जाता है, ससेप्टेंस, तो 1/जेड आ जाएगा। और एडमिटेंस बोले तो 1/जेड का उल्टा होता है। दिए गए चित्र में कुल धारा होगी, दिए गए चित्र में कुल धारा कितनी होगी, ठीक है, ये 4 दिया है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और ये 3 दिया है, तो 4 + 3 यानी 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि जो आपका सीरीज होता है उसके अंदर तो करंट क्या होती है, समान होती है, और पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर करंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब इसमें 4 है, ऊपर वाले में 7, 3 है, तो दोनों का जुड़ के 7 हो जाएगा, तो टोटल करंट कितनी होगी, 7 होगी, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। अगला कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। परिपथ के कुल एडमिटेंस की गणना किस सूत्र से की जाती है, एडमिटेंस की गणना किस सूत्र से की जाती है, परिपथ में एडमिटेंस है उसको गुणा कराते हैं, तो आप क्या करते हैं भी जी लेते हैं, बोले जी लो थोड़ा सा, है ना, और मतलब कुल चालकता कितनी, एडमिटेंस का मतलब क्या होता है, कुल चालकता कितनी, तो कुल चालकता हो गई आपका ससेप्टेंस हो गया, जिसको हम बी से लिखते हैं, और कुल मतलब चालकता कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस, और प्लस में क्या होगा, प्लस में आपका किसका होगा, ससेप्टेंस, दोनों का सदिश जोड़ होता है, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ठीक है, तो वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो गया अभी, बी स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, जिस प्रकार जेड निकालते हैं, ठीक है ना, जेड बराबर क्या हो जाता है आई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है आई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर था, जेड का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाए अंडर रूट, तो वो सेम का सेम फंडा है यहाँ पे, तो जी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है ना, सैद्धांतिक योग होता है इनका, वाई ससेप्टेंस और आपका
कंडक्टेंस का। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन करना पड़ेगा। वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी है, कौन सा परिमाण समान होगा। 3 सप्लाई 3 शाखाएं समांतर में, समांतर में क्या होता है, वोल्टेज समान होती है। क्या होता है, वोल्टेज समान होती है, और श्रेणी में करंट समान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी, वोल्टेज समान होगी। ठीक है, और श्रेणी में करंट समान होता है। 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना होता है। तो 2 फेज वाइंडिंग में 90 डिग्री होता है, 3 फेज में 120 डिग्री होता है। 3 फेज सप्लाई में विद्युतीय विस्थापन कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या होगी। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट मशीन की रेटिंग क्या होगी। तो बढ़ेगी, घटेगी, ठीक है ना, बढ़ेगी या घटेगी। तो आप कहोगे जब सिंगल फेज से 3 फेज होता है या 2 फेज होता है, अगर समान आकार की मोटर है और फेज बढ़ रहे हैं तो उसकी क्या होती है, ठीक है, आउटपुट जो होती है बढ़ जाती है। यानी हम कहते हैं ना दक्षता बढ़ती है। आउटपुट बढ़ेगी तो आउटपुट बटे में इनपुट होता है, तो आउटपुट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगी, दक्षता बढ़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, बढ़ती है। फेज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। मान लो 2 फेज को 3 फेज करोगे तो भी बढ़ेगी, 1 फेज को 2 फेज करोगे तो भी बढ़ेगी, 1 फेज को 3 फेज में करोगे और समान आकार की है तो भी बढ़ेगी, और फेज घटाएंगे तो घटेगी। सिंगल फेज संचारणा की तुलना में, सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण की दक्षता होती है। सिंगल फेज से क्या होगी, सिंगल फेज से 3 फेज की तो अधिक ही होगी। ठीक है, संचारण यानी ट्रांसमिशन कह रहा है ये। ठीक, बहुफेजी मोटरें कम होती है। बहुफेजी मोटरें क्या कम होती है, स्टार्ट नहीं होती, स्वतः स्टार्ट होती है। एक्सियरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, मेन वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बहुफेज मोटरों में कम क्या होती है, स्वतः स्टार्ट, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनेंगे। ऑक्सिलरी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती वैसे तो। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम, 3 फेज का फेज सीक्वेंस जो है के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये फेज अनुक्रम इंडिकेटर जो होता है, एक मीटर होता है जिसके द्वारा किया जाता है, RYB। ठीक है, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजिंग समांतर ऑपरेशन क्या होता है, मुश्किल होता है, समान होता है, सरल होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा जी सरल होता है। सिंगल फेज से 3 फेज का जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं हम, तुल्यकालीकरण करते हैं, वो क्या होता है, सरल होता है। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण तांबे क्षति होती है। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज की क्या होती है। ठीक है, तो तांबा तो कम ही लगेगा सिंगल फेज में, तो क्या होती है, कॉपर लॉस क्या होते हैं, कम होते हैं। सिंगल फेज में कम होते हैं, 3 फेज में ज़्यादा होते हैं। थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक 3 फेज से क्या होता है, सिंगल फेज का शक्ति गुणांक कम होता है। ये 0.6 से लेकर 8 तक काम करती है, और 3 फेज ऊपर तक काम कर सकती है। सिंगल फेज संचारण प्रणाली यानी 3 फेज ट्रांसमिशन जो लाइन आपका संचारण या 3 फेज, ठीक है, सिस्टम जो है, तुलना में 3 फेज, सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली निर्भर योग्य नहीं है, निर्भर योग्य है, अधिक निर्भर योग्य है, के समान होती है। तो समान तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, सिंगल फेज से 3 फेज को ज़्यादा देखभाल करने की योग्य होती है, अधिक निर्भर योग्य होती है। बहुफेजी प्रणाली में फेज अनुक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है RYB से। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। स्टार वाइंडिंग के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से। वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं, एक वाइंडिंग का पहला दूसरे से, दो वाइंडिंग के पहले सिरे, तीसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा। तो किससे जुड़े जाते हैं, तो वाइंडिंग
के सिरे एक जंक्शन पे जुड़े होते हैं। स्टार में क्या होता है, एक मतलब स्टार सा बना दिया, आर का लास्ट सिरा, वाई का लास्ट सिरा और बी का लास्ट सिरा एक ही कनेक्ट होते हैं, स्टार कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे होता है ना, एक ये एक ये एक ये एक जगह जुड़े होते हैं। डेल्टा में बताइए, डेल्टा टर्मिनल, डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है ना, यानी पहले का अंतिम, दूसरे का पहला, और दूसरे का अंतिम, अगले का पहला। डेल्टा में जोड़ा जाता है, तो डेल्टा में स्टार में होता है, तो स्टार में क्या होता है भैया, स्टार में स्टार सिंग होता है, यानी करंट बराबर होता है जी। ठीक है, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की कितनी होती है, √3, फेज वोल्टेज से गुणा करें तो लाइन वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, और अगर स्टार में जोड़, ठीक है, IL बराबर IP के होता है, ये पता ही है। स्टार सिंग यानी स्टार में करंट समान होती है, ठीक है, वोल्टेज विभिन्न होती है, और डेल्टा के अंदर वोल्टेज समान होती है, करंट अलग होती है। तो डेल्टा में आ गया, लो पूछ लो, डेल्टा में क्या होता है, तो VL बराबर है VPH, यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। और डेल्टा के अंदर जोड़ किसका होता है, तो IL जो होता है √3 फेज करंट का होता है। 3 फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। 3 फेज की अगर हमें क्या करना है, देखो पावर याद करनी है तो √3 करते हैं, आप √3 लाइन से याद करना। ठीक है ना, फेज वाला उत्तर नहीं आएगा, लाइन वाला उत्तर आएगा √3 VLIL cos थीटा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन डी करना होता तो √3 नहीं करते, आप सीधा 3 लिख के दे देता VHIH cos थीटा, तो 3 VHIH cos थीटा देता, तो डी ऑप्शन भी सही था। ठीक है, और बी ऑप्शन सही है √3 के लिए। स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े होते हैं, न्यूट्रल के धारा होगी। स्टार समान लोड से जुड़े यानी समांतर लोड में जुड़े होते हैं, तो धारा क्या होती है, शून्य होती है। धारा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, धारा क्या होती है, शून्य होती है, यानी बैलेंस लोड जब होगा, संतुलित लोड होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा दी गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, तो प्रत्येक फेज में धारा होगी। डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, तो प्रत्येक फेज धारा होगी, तो 10/√3 कर दो। ठीक है ना, क्योंकि फेज धारा 10/√3 एम्पियर होगी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्योंकि बोलो जी आया कहाँ से, IL बराबर क्या होता है, √3। ठीक है ना, और क्या होता है, IPH होता है। ठीक है, और लाइन दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, I की जगह 10 दिया हुआ है, और फेज पूछा तो ये पूछा है, तो बटे में √3 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, IP पूछा है। बड़े सिंपल था जी, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। लो जी, एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड 3 फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली से जुड़ी है। इस प्रणाली में क्या होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। बोले जी ये तो हमें पता चल ही गया। सभी असंतुलित लाइन 3 फेज 4 वायर सप्लाई से जुड़ी है, तो इस पर एक संतुलित लोड है और एक असंतुलित लोड है, 3 फेज 4 वायर सप्लाई से जुड़ी है। इस प्रणाली में सभी वायरों में धारा होगी, न्यूट्रल वायर ही धारा ले जाएगी, न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाएगी। न्यूट्रल वायर में लाइटिंग लोड धारा और असंतुलित लोड धारा नहीं, तो न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं लेके जाएगी। 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितना होता है, 5 किलोहर्ट्ज। 5 किलोहर्ट्ज का समय पूछा है इसने, तो टाइम देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है HZ, बराबर में क्या होता है 1/T। ठीक है ना, 1/, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो HZ इसने दिया हुआ है, और वो भी किस में, किलो हर्ट्ज के अंदर, वो भी किस में दिया हुआ है, किलो हर्ट्ज के अंदर।
ठीक है, तो आप नोट करिएगा, इसकी वैल्यू इसने दी है इतनी, तो टाइम पीरियड इसने जो पूछा है, ठीक है, तो 5, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और किलो हर्ट्ज है, तो किलो हर्ट्ज का मतलब 1 2 3 5000, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2, 5000 को हम 10⁻³ कर लें तो मिली सेकेंड, 0.3 मिली सेकेंड हो। बोलो जी कैसे निकाला। 1 को 5000 से भाग दे देना, 1 को क्या कर देना है, 5000 से भाग देना है, क्योंकि 1 को 5 किलो हर्ट्ज है, तो 5 का मतलब 5000 हर्ट्ज है, तो 1/5000 करोगे, आंसर जो आएगा वो ये आएगा भी 0.2 मिली सेकेंड, या 0.2 गुणा 10⁻³ सेकेंड दे देता, वो भी आंसर सही था। चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है भी क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम करेंगे 81 तक ही। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर न्यूमेरिकली मिस्टेक होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की टाइपिंग करनी, फार्मूले वगैरह टाइप करने बहुत मुश्किल होता है। एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लग जाते हैं कई तो बार भाई, और अपनी टाइपिंग तो आप स्क्रीन शॉट लेके आपको पढ़ाया है। तो अगली वीडियो के अंदर आपको 80 क्वेश्चन और देखने के मिलेंगे, यानी ये ऐसी थ्योरी है, पॉलीफेज सिस्टम की क्वेश्चन है, 80 और 80 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हो जाएगा, यानी डेली एक चैप्टर आपको मिल रहा है, उसके लगभग 80-90 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन थे भी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप आने अगली वीडियो में इसको कर देंगे। ठीक है, ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। वैसे तो 12-13 घंटा इसको इकट्ठा करके पढ़ा भी सकते थे, 12 घंटा लगातार, लेकिन उससे रेगुलरिटी कंटिन्यूटी नहीं बनती। वीडियो डेली आए तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, और बने रहिएगा। ठीक है, आशा उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है उसका भी आंसर दीजिए, ताकि आपका पता चले। थोड़ी मेहनत कर लिया करो भाई, सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि सैलरी आएगी आपके घर में तो आप खुश हो जाओगे। सैलरी आपके घर में ही आएगी, तो हम तो बार बार कहते हैं भी हमारे तो जब ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा स्टूडेंट लगेंगे तो नॉर्मल सी बात है, खुशी होती है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा खुशी का पल वही होता है जब उसके स्टूडेंट कामयाब होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से हम जितना हो सकता है उतना 100% देने की कोशिश करते हैं, और अपना 100% आप दीजिएगा, सफलता आपके कदमों में होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। किसी में दम नहीं है भी मेहनत करने के बाद सफलता आपसे छीन के ले जाए कोई भी, वो मेहनत पे डिपेंड। बोलो जी किस्मत होती है, किस्मत मान लो 5% होती है, 95% तो भैया मेहनत होती है। मेहनत 95% नहीं करोगी, किस्मत अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, किस्मत मेहनत से बदली भी जा सकती है, तो आप करिए मेहनत और सिलेक्शन लीजिए। आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, और इससे बढ़िया मौका फ्यूचर में आपके लिए कभी नहीं आएगा, सोच लेना। ठीक है ना, या तो फिर गवर्नमेंट जॉब का सपना लेना भूल जाना इसके बाद में, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी आपको टाइम भी पूरा मिला है, जी चाहे उतना टाइम मिला है। ठीक है, अब आप नहीं कर पाओगे तो इतनी बड़ी वैकेंसी भी नहीं आएगी, और वैकेंसी नहीं आएगी तो इसका मतलब आप में वो जुनून नहीं रहा। ठीक है ना, अब वो जुनून रहा नहीं है, और आपकी उम्र इस हिसाब से हो गई है भी हम नहीं कर सकते, तो हार मान लो, फिर हथियार डाल दो। क्यों फिर तंग हो रहे हो? तो करना है तो अभी करना है, और अब की बार ही करना है, ये सोच के पढ़ो। ठीक है ना, आगे देख लेंगे तो इसका मतलब फिर से उम्र सारी निकल जाएगी, आगे देखते ही रहना। ठीक है, फिर कोई आगे कोई और देख लेंगे, क्योंकि अब की बार जब वैकेंसी आएगी तो बहुत बच्चे नए निकल के आएंगे, वो कंपटीशन में आएंगे, तो आपको वो पछाड़ देंगे भाई। ठीक है ना, और इस वैकेंसी में ये पता नहीं था किसी को, सीटी का पेपर देते समय भी लाइनमैन की वैकेंसी भी आएगी। रियलिटी है ये, किसी को भी पता। आप अपने पे सोच के देखो भी, आपने सोचा था क्या भी लाइनमैन की वैकेंसी भी इसके अंडर आएगी, और इतनी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों ने थोड़ा सा, सीटी का पेपर भी बहुत से बच्चों ने नहीं दिया भी, यार अपना सिलेक्शन कहाँ होता है लाइनमैन वेलमैन में, चलो छोड़ो, क्योंकि आईटीआई वालों ने दिया नहीं। तो कंपटीशन हर साल बढ़ता ही जाता है, तैयारी कीजिए और अपने 100% दीजिए, और अभी अब की बार ही करना है ये सोच के तैयारी कीजिए।
ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे। और ज़रूर कमेंट करें भाई, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।